मेरी बहन को ब्लड कैंसर था, जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि इनका फौरन ऑपरेशन होना ज़रूरी है, वरना जान का खतरा हो सकता है। उस शहर की एक बड़ी बिजनेस वुमन ने ऐलान किया था कि जो इंसान मेरी बेटी से शादी करेगा, मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगी। ये सुनते ही मैंने सोच लिया था कि मैं शादी करूंगा और अपनी बहन का इलाज कराऊंगा। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपनी दुल्हन के बड़े से कमरे में गया, तो मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। जब मैंने उसका चेहरा देखा, तो वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी दिल हार बैठता। लेकिन अगले ही लम्हे जब मैंने उसे ध्यान से देखा, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरा नाम अक्षय है। मैं एक बहुत ही गरीब घर से हूँ। गरीबी का एहसास मुझे उस वक्त से है जब से मैंने होश संभाला था। हम 4 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरी उम्र इस वक्त मुश्किल से 15 साल थी, जब हालात ने मुझे वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया था। मेरे पापा नशा करते थे और माँ लोगों के घर में काम करके हमारा पेट पालती थी। पापा को नशे की ऐसी लत लगी हुई थी, जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही थी। घर में हर दिन एक नया तमाशा होता था। पैसे निकाल, वरना जान से मार दूंगा तुझे आज, मैं कह रहा हूँ। पापा ने एक रात माँ को बालों से पकड़कर उन्हें जमीन पर घसीटते हुए चिल्लाकर कहा था। उनकी आंखें लाल थी और हाथ कांप रहे थे। ऊपर वाले से डरिए, मेरे पास कुछ नहीं है। आज मालकिन ने पैसे नहीं दिए। माँ रोते हुए हाथ जोड़ रही थी। उनके चेहरे पर पहले से मौजूद जख्मों के निशान साफ नजर आ रहे थे। मैंने ये नज़ारा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आगे बढ़कर पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा, छोड़िए माँ को, क्यों मार रहे हैं? आपको बिल्कुल भी रहम नहीं आता? मैंने पूरी ताकत से पापा को पीछे धकेला। तू मुझे रोकेगा? कल का पैदा हुआ, अब बाप के आगे खड़ा होगा। पापा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मेरी नाक से खून बहने लगा, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। पापा गुस्से से बड़बड़ाते हुए और दरवाजे को जोर से लात मारते हुए घर से बाहर निकल गए थे। माँ फर्श पर गिरकर सिसकियां लेने लगी थी। मैंने उन्हें सहारा देकर बिठाया और पानी का गिलास उनके होठों से लगाया। माँ, आप फिक्र मत करिए, मैं बड़ा होकर पढ़ूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने माँ के आंसू साफ करते हुए उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की। मेरे बच्चे, हम गरीबों की किस्मत में पढ़ाई नहीं, सिर्फ मजदूरी लिखी है। माँ ने मायूसी से मेरी तरफ देखा और अपने फटे हुए दुपट्टे से मेरा खून साफ करने लगी। मेरे बहन भाई देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन लगातार भूख और गरीबी ने उनके रंग उड़ा दिए थे। हम सबके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। मेरा छोटा भाई साहिल अक्सर भूख से रोता रहता था। मेरी दोनों बहनें प्रीति और दिशा खामोशी से एक कोने में बैठी रहती थी। मैं उनकी हालत देखकर परेशान होता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन हमारे मोहल्ले का दुकानदार भागता हुआ हमारे घर आया। अक्षय, तुम्हारे बाप की लाश नदी के पास पड़ी है, जल्दी चलो। उसकी बात सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। क्या कह रहे हो आप? चाचा, पापा तो कल रात से गायब थे, वो समंदर पर क्या कर रहे थे? मैं घबराहट में दरवाजे की तरफ भागा। हाँ बेटे, ज्यादा नशे की वजह से उनकी जान चली गई है। उन्होंने सर हिलाया और मुझे अपने साथ ले गए। हम पापा की लाश घर लेकर आ गए। घर में हंगामा मच गया था। मोहल्ले वाले जमा हो गए थे। माँ लाश के पास खामोश बैठी थी। वो रो नहीं रही थी, बस पत्थर की बन गई थी और पापा को देख रही थी, जिसने उन्हें सारी जिंदगी दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया था। माँ, रो लीजिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा, ऐसे खामोश मत रहिए। मैंने माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ कहने लगी कि जिनके आंसू खुश्क हो जाएं, वो रोया नहीं करते अक्षय। माँ की आवाज़ में एक अजीब सी परेशानी थी। वो इस जिंदगी पर मातम मना रही थी, जो उन्होंने पापा की बेहतरी की उम्मीद में बर्बाद कर दी थी। पापा का अंतिम संस्कार हुआ तो मुझे लगा जैसे हमारे सर से एक बोझ उतर गया हो, लेकिन साथ ही एक अजीब से डर ने मुझे पकड़ लिया था। माँ घर पर बैठ गई थी। घर का चूल्हा बुझ गया था। मैंने पढ़ाई का ख्वाब हमेशा के लिए मिटा दिया था और मोहल्ले की एक वेल्डिंग की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ का दुकानदार बहुत जालिम इंसान था। काम जानवरों की तरह लेता था और पैसे देते वक्त उसकी जान निकल जाती थी। मेरे दिन रात काले हो चुके थे। साहब जी, 2 दिन से घर में कुछ नहीं आया, कुछ पैसे दे दीजिए। एक शाम मैंने साहब के सामने हाथ जोड़कर कहा। कौन से पैसे?
पिछले हफ्ते जो तूने 1,000 रुपये लिए थे वो तेरा बाप देकर गया था। साहब ने अपने हाथ से गिलास रखते हुए गुस्से से जवाब दिया। वो तो माँ की दवाई पर लग गए थे, आप अभी कुछ दे दीजिए और महीने के आखिर में पैसे देते वक्त काट लेना, मैंने भरी हुई आवाज़ में कहा। ये ले 500 रुपये और याद रखना, ये भी मैं अब तेरे खाते में लिख रहा हूँ और अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, मरते दम तक। उन्होंने मेरी तरफ नफरत से 500 का नोट फेंका। मैंने वो नोट ज़मीन से उठाया और खामोशी से अपने काम में लग गया। मैं साहब के कर्ज के नीचे दब चुका था। मैं वो काम छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि बहन भाइयों को भूखा मरते नहीं देख सकता था। रात को घर जाता तो मेरा सब इंतज़ार कर रहे होते थे। भाई, आज खाने में कुछ लाए हैं? छोटी बहन प्रीति ने मेरी शर्ट पकड़कर पूछा। हाँ मेरी गुड़िया, ये लो आज रोटी और दाल लाया हूँ। मैंने थैला उसके हाथ में दिया और खुद एक कोने में बैठकर पानी पी लिया। मैंने उस रात कुछ भी नहीं खाया था ताकि मेरे भाई बहन पेट भर सकें। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। वर्कशॉप की कमाई से गुजारा नामुमकिन हो रहा था। मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ और भी करना होगा। वर्कशॉप से रात 8 बजे छुट्टी होती थी। मैंने वहाँ से सीधा एक छोले पूरी की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। अक्षय, तुम रात 2 बजे तक यहाँ काम करोगे, मैं तुम्हें रोज़ाना के हिसाब से 100 रुपये दूंगा। छोले पूरी वाले दुकानदार ने मुझे शर्तें बताईं। मुझे मंजूर है भाई, बस आप पैसे रोज़ दे देना। मैंने फ़ौरन हाँ कह दिया था। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अब मैं सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक वर्कशॉप पर होता था और फिर रात 8 बजे से 2 बजे तक दूसरी दुकान पर बर्तन धोता था और लोगों को प्लेटें पकड़ाता था। दिन रात की इस मेहनत ने मेरे शरीर को तोड़कर रख दिया था, लेकिन घर का चूल्हा जलने लगा था। कभी कभी दुकान वाला बचा हुआ खाना मुझे दे देता जो मैं घर लेकर आ जाता था। आज आप हमारे लिए क्या लाए हैं? मेरा छोटा भाई मेरे घर में आते ही मेरे पैरों से लिपट गया था। आज मैं तुम सबके लिए छोले भटूरे लाया हूँ, सब मिलकर खाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए थैली उसके हाथ में दी। उनके चेहरे की खुशी देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती थी। तुमने कुछ खाया है अक्षय? तेरा चेहरा उतर गया है मेहनत कर करके। माँ ने मेरी थकान से चूर आंखों में देखते हुए कहा। मैंने खा लिया माँ, आप लोग खा लीजिए, मुझे नींद आ रही है। मैंने झूठ बोला और चारपाई पर गिरते हुए नींद की वादी में चला गया। जिंदगी एक डगर पर चलने लगी थी कि अचानक एक मुसीबत ने घेरा था। मेरी बहन दिशा को बहुत बुखार रहने लगा था। बुखार किसी भी सूरत में टूटने का नाम नहीं ले रहा था। वो सारा दिन खांसती रहती थी और बुखार में तपती रहती थी। चलो दिशा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। मैंने एक दिन दिशा के तपते हुए माथे पर पट्टियाँ रखते हुए कहा। नहीं भाई, इन्हीं दवाइयों से ठीक हो जाएगा, आप अपने पैसे बर्बाद मत करिए। दिशा ने हंसते हुए जवाब दिया। कैसे बर्बाद न करूं? तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, मैंने सख्ती से कहा और उसे मोहल्ले के क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने कुछ दिन की दवाइयाँ दी, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बुखार बढ़ता गया और दिशा और ज्यादा कमजोर होती गई। उसका वजन तेजी से गिरने लगा। अक्षय बेटा, इसका बुखार आम बुखार नहीं है, तुम इसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाओ, वहाँ इसके कुछ टेस्ट होंगे। यहाँ मेरा इलाज काम नहीं कर रहा। क्लिनिक वाले डॉक्टर ने परेशानी से मुझे दिलासा दिया। मैंने अपने छोटे भाई साहिल को एक दुकान पर काम पर लगवाया ताकि वो घर का खर्चा चला सके और छोटी बहन प्रिया और माँ का ध्यान रख सके। मैं वर्कशॉप के साहब के पास गया। साहब जी, मेरी बहन बहुत बीमार है, शहर हॉस्पिटल लेकर जाना है, मुझे कुछ 1,000 रुपये उधार दे दीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने गिड़गिड़ाते हुए साहब के आगे हाथ फैलाए। पहले वाले पैसे क्या तेरे दादा देंगे जो और मांगने आ गया है? चल भाग यहाँ से, काम कर अपना, सारा दिन रोता ही रहता है। साहब ने मुझे धक्के देकर पीछे किया। मेरी बहन मर जाएगी साहब जी, ऊपर वाले का वास्ता है, मैं आपकी सारी जिंदगी नौकरी करूँगा, बस आज मेरी मदद कर दीजिए। मैंने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। मेरे पैर मत पकड़, ले ये आखिरी बार दे रहा हूँ 2,000 रुपये, इसके बाद मुझसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और याद रखना तुम अब मेरी वर्कशॉप का बिका हुआ मजदूर है। साहब ने जेब से पैसे निकालकर मेरे मुंह पर मारे। मैंने वो पैसे उठाए और बहन को लेकर शहर के सरकारी अस्पताल पहुंच गया। वहां का माहौल बहुत अजीब था। मरीजों की भीड़ और दवाइयों की बूंदें मेरा दिमाग घुमाकर रख दिया था। मेरा दम बहुत घुट रहा था। घंटों पर्ची बनवाने की लाइन में खड़ा रहा। फिर डॉक्टर ने दिशा को देखा और अलग अलग टेस्ट लिख कर दिए।
कई दिन तक टेस्ट होते रहे। मैं बाहर फर्श पर सोता और दिन भर टेस्ट की रिपोर्ट के लिए धक्के खाता रहता। जब फाइनल रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अक्षय, तुम्हारी बहन दिशा को ब्लड कैंसर है और ये आखिरी स्टेज की तरफ जा रहा है। डॉक्टर के शब्द मेरे कानों से टकराए तो मेरे लिए मौत जैसे हो गए थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। कैंसर? डॉक्टर साहब, आप कुछ करिए, मेरी बहन को बचा लीजिए, मेरी माँ तो मर जाएगी। मैं डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा था। इलाज मुमकिन है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, लाखों रुपए की ज़रूरत होगी और दवाइयाँ भी बहुत महंगी है। तुम्हें जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करना होगा ताकि तुम्हारी बहन का इलाज जल्द से जल्द शुरू किया जा सके और वो जल्द ही ठीक हो सके। डॉक्टर ने हमदर्दी से मुझे देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं हैं। आप तो लाखों रुपयों की बातें करते हैं, मेरे पास तो 500 रुपये भी नहीं है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैंने अफसोस से अपना सर झुका दिया था। डॉक्टर ने हमदर्दी में कहा था कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक पैसे नहीं भरे जाएंगे, उनका इलाज भी शुरू नहीं हो पाएगा। तुम्हें कुछ तो करना ही होगा अपनी बहन की ज़िंदगी के लिए। अगर तुम अपनी बहन की ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें जल्द से जल्द सारे पैसों का इंतज़ाम करना होगा। डॉक्टर ने दोबारा हमदर्दी से मुझे देखते हुए कहा। मैं थके हुए कदमों के साथ कमरे से बाहर आया। मेरी बहन हॉस्पिटल के जनरल वार्ड के बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। मैं खिड़की से उसे देख रहा था। वो बहन जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी ज़िंदगी अब बहुत खतरे में थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था कि उसका इलाज करवा सकूं। साहब को फ़ोन किया कि शायद वो कुछ तरस खा ले। साहब जी, मेरी बहन को कैंसर है, मुझे और पैसों की ज़रूरत है, मुझे बचा लीजिए, मुझे थोड़े से पैसे और दे दीजिए ताकि मैं अपनी बहन का इलाज करवा सकूं और उसे ज़िंदा अपनी माँ के पास लेकर जा सकूं। मैंने फ़ोन पर रोते हुए कहा, अब मैं तुम्हें और पैसे कहाँ से ला कर दूँ? पहले ही तुम्हारे पास मेरे बहुत से पैसे हैं, पहले वो चुका दो, फिर और मांगना। दोबारा फ़ोन मत करना मुझे, जब देखो पैसे मांगते रहते हो, रोते रहते हो। साहब ने डांटकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं परेशानी से इस अस्पताल से बाहर निकला और शहर की अजनबी सड़कों पर पागलों की तरह फिरने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैंने अपने घर पर माँ और बहन भाइयों को भी कुछ नहीं बताया था। वो घर में दिशा की वापसी का इंतजार कर रहे थे। मैं चलते चलते एक जगह पर आकर रुक गया। मेरे दिमाग में सिर्फ मौत और जिंदगी की उलझन चल रही थी और मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चलते चलते एक सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ गया। गाड़ियां मेरे सामने से तेजी से गुजर रही थी। हर गाड़ी में लोग अपनी जिंदगी में मगन थे और यहाँ मेरी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। ऊपर वाले मेरी मदद कर, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सिर्फ तू ही है जो मुझे इस परेशानी से निकाल सकता है। कुछ कर। अगर मेरी बहन ठीक ना हुई तो मेरी माँ तो ये खबर सुनते ही मर जाएगी। मेरी बहन को बिल्कुल ठीक कर दे और पैसों का किसी भी तरह से इंतज़ाम कर दे ताकि मैं अपनी बहन का अच्छी तरह से इलाज कर सकूं और उसे वापस अपनी माँ के पास लेकर जा सकूं। मैंने सिसकियां लेते हुए प्रार्थना की। मुझे अपनी बहन का वो चेहरा याद आ रहा था जब वो बचपन में मेरे गले लगा करती थी। वो हाथ याद आ रहे थे जब वो मेरी टांगें दबाया करती थी। मेरी बहन दिशा ने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा था। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि हम सब खुश रहें। आज वो इस खुशी को अधूरा छोड़कर मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और दोबारा उठकर खड़ा हो गया। मुझे हार नहीं माननी थी। मुझे किसी न किसी तरह पैसे लाने थे। मुझे कुछ भी करके सारे पैसों का इंतजाम करना था ताकि मेरी बहन की जिंदगी बच सके। मैं कुछ भी करने को तैयार था, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ जाती। मैं अपनी बहन का इलाज हर हाल में करवा कर रहता। मैंने शहर के कई लोगों के सामने हाथ फैलाए, दुकानदारों से उधार मांगा, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। गरीब की कोई इज्जत नहीं होती और ना ही गरीब का कोई भरोसा होता है। मैं सारा दिन सड़कों की खाक छानता रहा। मेरे पैर में छाले पड़ गए थे और भूख से पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन बहन की बीमारी के आगे मुझे अपनी कोई भी परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। रात का अंधेरा फैलने लगा था। अस्पताल में मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी कि मैं पैसे लेकर आऊँगा और उसका इलाज शुरू होगा। मैं खाली हाथ वापस जाने का सोच भी नहीं सकता था। रात का अंधेरा बहुत गहरा होता जा रहा था और मेरी उम्मीदें टूटती जा रही थी। मैं शहर की सड़कों पर ऐसे चल रहा था जैसे मेरा कोई अपना हो ही नहीं।
भूख और थकान से मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही झटका लग रहा था, बहन की जिंदगी। हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी बहन का पीला चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैंने शहर के कई दरवाजे खटखटाए थे, जानने वालों के आगे हाथ फैलाए थे, लेकिन गरीब की मजबूरी किसी को नजर नहीं आती। है ऊपर वाले, मुझे रास्ता दिखा। मैं अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता। मेरी परेशानियों को आसान कर दे, मुझे किसी भी तरह से पैसे दे दे। मैंने आसमान की तरफ मुंह करके बेबसी से कहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल दर्द से फटा जा रहा था। एक चाय वाले ढाबे के पास पहुंचकर मेरे कदम रुक गए थे। वहां कुछ लोग चाय भी पी रहे थे और ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। मैं एक तरफ अंधेरे में खड़ा हो गया था ताकि कुछ देर के लिए आराम कर सकूं। मेरे पैरों में इतनी जान नहीं थी कि मैं और चल सकता। यार, सुना है वो शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन श्रद्धा यादव अपनी बेटी की शादी के लिए पागल हो गई है। एक 30 साल की उम्र के आदमी ने चाय का घूंट पीते हुए कहा था। उसकी आवाज में हैरत और बेचैनी थी। हाँ भाई, 50 लाख रुपए नकद इनाम दे रही है जो भी उसकी बेटी से शादी करेगा। दूसरे इंसान ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। ये शब्द मेरे कानों में बम की तरह फटा था। 50 लाख रुपए, ये इतनी बड़ी रकम थी कि मेरी बहन का इलाज तो क्या, हम सब की जिंदगियां संवर सकती थी। मेरे मरे हुए शरीर में जैसे किसी ने जान डाल दी थी। मैंने अचानक उनकी तरफ कदम बढ़ा दिए। भाई, आप किस श्रद्धा की बात कर रहे हैं और ये 50 लाख वाला क्या चक्कर है? मैंने उनके पास जाकर बेचैनी से पूछा। मेरी आवाज में कपकपाहट थी। वो दोनों मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगे थे। मेरे मैले कपड़े, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर जमी हुई धूल देखकर उन्होंने नफरत से मुंह बनाया था। तुझे क्या करना है लड़के? जा अपना काम कर, ये तेरे मतलब की बात नहीं है। जाकर अपनी भीख मांग और यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पहले आदमी ने हाथ के इशारे से मुझे दूर हटने को कहा। उसका रवैया बहुत ही नफरत भरा था। ऊपर वाले का वास्ता है, मुझे बता दीजिए। मेरी बहन हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने हाथ जोड़कर उनके सामने बहुत मिन्नत भरे लहजे में कहा, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। मेरी बहन का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। उसे ब्लड कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है कि जितनी जल्दी उसका इलाज होगा उतनी ही जल्दी ही वो सही हो जाएगी। अगर उसके इलाज में देरी हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। मैं अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता। अगर मेरी बहन मर गई तो मेरी माँ भी मर जाएगी। प्लीज़ मेरी मदद करिए। मेरी आंखों में सच्चाई और बहुत मजबूरी थी। दूसरा आदमी मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर कुछ नरम पड़ गया था। लड़के, इस शहर की एक बहुत अमीर औरत है, श्रद्धा यादव। उसने पूरे शहर में ऐलान करवाया है कि जो भी खूबसूरत जवान लड़का उसकी बेटी से शादी करेगा उसे वो 50 लाख रुपए नकद इनाम देगी। लेकिन शर्त क्या है? कोई तो कमी होगी ना उस लड़की में जो वो इतनी बड़ी रकम दे रहा है? मैंने हैरत से पूछा था। कोई भी अमीर आदमी बिना वजह के इतनी बड़ी रकम नहीं देता। यही तो किसी को नहीं पता। जो भी जाता है वापस भागकर आ जाता है। सुना है वो चाहती है कि लड़का सिर्फ शक्ल में खूबसूरत हो और शादी के बाद इस हवेली में रहे। पहले आदमी ने मजाक भरे अंदाज में कहा। उसके चेहरे पर एक ताने भरी मुस्कुराहट थी। मुझे उसका पता दे दीजिए, मैं जाऊंगा उसके पास। मैंने फैसले भरे अंदाज में कहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे अपनी मंजिल मिल गई थी। पागल हो गया है क्या? जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? कोई बहुत बड़ी मुसीबत है इसलिए तो लोग भागकर आ जाते हैं। दूसरे आदमी ने मुझसे रुकने को कहा। वो मुझे इस परेशानी से बचाना चाहता था। मेरी जिंदगी मेरी बहन से बढ़कर नहीं है। आप बस मुझे रास्ता बताइए। मैंने सख्ती से जवाब दिया। मेरा इरादा पक्का हो चुका था। मुझे अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं थी। उन्होंने मुझे शहर के सबसे बड़े इलाके का पता दे दिया। मैंने हॉस्पिटल जाने का इरादा छोड़ दिया और सीधा उस हवेली की तरफ चल पड़ा। मुझे परवाह नहीं थी कि उस लड़की में क्या परेशानी होगी। वो अंधी होगी या गूंगी होगी या फिर बदसूरत होगी। मुझे सिर्फ 50 लाख रुपए चाहिए थे बहन की सांस खरीदने के लिए। मैंने अपने आप को बेचने का इरादा कर लिया था। रास्ते भर मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी तरह श्रद्धा मैडम मुझे मना ना कर दे। हवेली के सामने पहुंचकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कोई आम घर नहीं बल्कि एक महल था। ऊंची दीवारें और बहुत बड़ा लोहे का गेट जिस पर दो बड़े बड़े गार्ड्स खड़े थे। उनकी वर्दी और हथियार देखकर आम आदमी वैसे ही डर जाएगा। मैंने गहरा सांस लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए। कहाँ जा रहा है? ओए भिखारी, पीछे हट।
एक गार्ड ने अपनी बंदूक मेरी तरफ करते हुए मुझे रोका। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा घमंड था। मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे श्रद्धा मैडम से मिलना है। मैंने उनकी बेटी से शादी करनी है। मैंने बिना डरे गार्ड की आंखों में आंखें डालकर कहा। मेरी आवाज़ में कोई डर नहीं था। दोनों गार्ड एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंस पड़े थे। उनकी हंसी रात की खामोशी में बहुत बुरी लग रही थी। शक्ल देखी है अपनी तूने, जाकर नाली में मुंह धोकर आ, फिर श्रद्धा यादव से मिलने का सोचना। दूसरे गार्ड ने मुझे कंधे से धक्का देते हुए पीछे किया। मैंने कहा, मुझे अंदर जाने दो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, वरना श्रद्धा यादव को बताऊंगा कि तुम लोगों ने एक इंसान को रोका है। मैंने अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहते हुए उसे सख्त वार्निंग दी थी। मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। गार्ड मेरी बात सुनकर थोड़ा सा हिचकिचाया था। शायद उन्हें मैडम का हुक्म था कि जो भी आएगा उसे रोका न जाए। इसी बीच एक बूढ़ा नौकर गेट के अंदर से बाहर आया। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और वो हवेली का कोई पुराना नौकर लग रहा था। क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? कौन है ये लड़का? बूढ़े नौकर ने गार्ड से गुस्से से पूछा। चाचा जी, ये लड़का कह रहा है कि इसे मैडम से मिलना है, शादी वाले ऐलान का सुनकर आया है। गार्ड ने मेरी तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। उसके लहजे में अब भी ताना था। बूढ़े नौकर ने मुझे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हमदर्दी और अफसोस भर आया। बेटा, तुम बहुत छोटी उम्र के हो और शक्ल से इज्जतदार घर के लगते हो। मेरी मानो तो यहाँ से चले जाओ। बूढ़े आदमी ने बहुत ही नरमी से मुझे समझाने की कोशिश की। नहीं चाचा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे एक बार श्रद्धा यादव से मिलवा दीजिए, मैंने मिन्नत भरे लहजे में कहा। लेकिन मेरे खड़े होने का अंदाज बता रहा था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किसी मुसीबत पर हाथ डालने जा रहे हो। यहाँ रोज़ 10 लड़के आते हैं और सच्चाई जानकर दुम दबाकर भाग जाते हैं। अपनी जान दांव पर मत लगाओ। बूढ़े आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही सीरियस लहजे में कहा था। वो सच में मेरा भला चाह रहा था। मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है चाचा। मेरी बहन कैंसर के बिस्तर पर पड़ी है। अगर उसे बचाने के लिए मुझे आग में भी कूदना पड़ा तो मैं कूद जाऊंगा। उसे ब्लड कैंसर है। डॉक्टर ने बताया है कि अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसका बचना मुश्किल होगा और इलाज जल्द से जल्द होना है। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरी आवाज़ भर आई थी, लेकिन मैंने आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया था। मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना था। बूढ़ा नौकर मेरी मजबूरी सुनकर खामोश हो गया। उसने एक लंबी सांस भरी और मायूसी से सर हिलाया। लालच और मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन याद रखना, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। उसने गार्ड को इशारा किया और भारी लोहे का गेट मेरे लिए खोल दिया गया। मैं हवेली के अंदर आया। अंदर का नज़ारा बाहर से भी ज्यादा खूबसूरत था। कीमती गाड़ियां, बड़े बड़े फव्वारे और हर तरफ हरियाली थी। रात के वक्त भी हवेली में दिन जैसा उजाला था। मेरे लिए ये सब मिट्टी के बराबर था। मेरा मकसद सिर्फ वो 50 लाख रुपए थे। बूढ़ा नौकर मुझे एक बहुत बड़े हॉल की तरफ ले गया। यहाँ खड़े रहो, मैं मैडम को बुलाकर लाता हूँ, और खबरदार किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। नौकर ने मुझे सख्ती से कहा और बड़े दरवाजे के पीछे गायब हो गया। मैं इस खूबसूरत हॉल में खड़ा था। चारों तरफ कीमती सोफे और बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें मेरी शक्ल साफ नजर आ रही थी। मुझे अपने मेले शरीर और फटे जूते पर शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि माँ की मोहब्बत ने मेरे अंदर एक चट्टान जैसी मजबूती पैदा कर दी थी। कुछ और नौकर भी वहां से गुजरे और मुझे अजीब नजरों से देखकर आपस में बातें करने लगे थे। एक और जाल में फंसने आ गया है। शक्ल तो अच्छी है बेचारे की, एक नौजवान नौकरानी ने दूसरी से कहा। उनकी आवाज़ मेरे कानों तक साफ पहुंच रही थी। पैसे की भूख इंसान को अंधा कर देती है। मुझे क्या पता अंदर क्या चल रहा है, कौन सा खंजर रखा है जो मेरी गर्दन काटेगा। दूसरी नौकरानी ने ताने भरे अंदाज में सर हिलाया और अपने काम में लग गई। मैंने उनकी बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। मुझे उनकी बातों से डरने के बजाय गुस्सा आ रहा था। मैंने इरादा कर लिया था कि चाहे मौत भी सामने क्यों न खड़ी हो, मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। काफ़ी देर गुजर गई। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी टांगें दर्द से फट रही थी, लेकिन मैंने किसी भी सोफे पर बैठने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर के बाद वही बूढ़ा नौकर वापस आया। मैडम ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है, आओ मेरे साथ और उनके सामने ज़रा तमीज़ से बात करना। उसने मुझे इशारा किया और आगे चल पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। एक लंबे और खूबसूरत रास्ते से गुजरकर हम एक भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने रुके।
नौकर ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से भारी आवाज़ आई, अंदर भेज दो उसे। नौकर ने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। ऑफिस का माहौल बहुत ही सख्त था। सामने एक बहुत बड़ी शीशे की टेबल के पीछे एक औरत बैठी थी। उसके बाल सफ़ेद थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन उसने अपने चेहरे को बहुत सख्त और जालिम बना रखा था। यही श्रद्धा यादव थी। उनकी तेज़ चील जैसी आंखें मेरे ऊपर गड़ गई थीं। वो मुझे सर से लेकर पैर तक घूरने लगी थी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था। तुमने मेरा ऐलान सुना है और तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? श्रद्धा यादव ने धीरे से मुझसे पूछा। उनके लहजे में कुछ भी अजीब सा नहीं था। जी, मैंने सुना है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने बिना कुछ डर दिखाए मजबूत आवाज में कहा। मेरी नजरें उनकी नजरों से टकरा रही थी। श्रद्धा यादव की आंखें तन गई थी। उन्होंने टेबल पर रखा हुआ पेन जोर से नीचे फेंका। यहाँ शर्तें मैं तय करती हूँ, तुम नहीं। तुम्हारी क्या औकात है जो मेरे सामने खड़े होकर मुझसे शर्त रखो? तुम तो खुद पैसों के लालच में आए हो और तुम मुझसे शर्त रख रहे हो। यह शर्तें सिर्फ मैं रखती हूँ। तुम्हारी तो मेरे सामने कोई औकात ही नहीं है। तुम मेरे सामने एक भिखारी की तरह हो। अपनी हद में रहो, अपनी औकात हमेशा याद रखना। उन्होंने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। मेरी शर्त मेरी औकात से नहीं, मेरी मजबूरी से जुड़ी है। मुझे वो 50 लाख रुपए अभी और इसी वक्त चाहिए। शादी आप चाहें अभी करवा दीजिए, लेकिन मुझे पैसे अभी चाहिए। मुझे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं भागता हुआ यहाँ पर आया हूँ। मैंने अपनी बात पर अटल रहते हुए दो टूक जवाब दिया। मुझे उनके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है या तुम पैसे लेकर भागने के चक्कर में हो? पैसे देखकर तुम्हें लालच आ गया होगा। 2 टके के लड़के, तुम्हारी औकात ही क्या है? श्रद्धा यादव ने शक भरी नजरों से मुझे देखा और ताना मारा। मुझे अपनी बहन का इलाज करवाना है। वो अस्पताल में मौत के मुंह में है। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो उसकी जान खतरे में आ सकती है और मुझे इस शादी का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो आप शादी करवाकर मुझे हवेली में कैद कर लीजिए, जंजीरों में बांध दीजिए, लेकिन पैसे मेरे हाथ में दे दीजिए। मैंने सारी सच्चाई खुली किताब की तरह उनके सामने रख दी। मेरी आवाज़ में वो सच्चाई थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। श्रद्धा यादव कुछ देर मुझे खामोशी से देखती रही। उनके चेहरे का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन सख्ती अभी भी वैसी ही थी। उन्होंने मेरी हालत को अच्छी तरह से देखा। मेरा चेहरा मेरी सच्चाई की गवाही दे रहा था। उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाया। शादी का इंतज़ाम करो और पैसों का बैग तैयार रखो। लड़का मिल गया है। उन्होंने फ़ोन बंद किया और मेरी तरफ देखा। ठीक है, मैं तुम्हें अभी पैसे दे दूंगी और आज रात ही तुम्हारी शादी होगी, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। एक बार तुमने हाँ कर दी है तो वापसी में कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें सारी जिंदगी मेरी बेटी के साथ इस हवेली की 4 दीवारी में गुजारनी होगी और मेरी हर बात माननी होगी। अब तुम सिर्फ मेरे नौकर बनकर रह गए हो। तुम कभी भी मेरी बात से इनकार नहीं कर सकते। जो मैं कहूँगी तुम्हें सिर्फ वही करना होगा और मेरी बेटी का हद से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे नहीं छोड़ोगे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएगी। श्रद्धा यादव ने अपनी कुर्सी पर पीछे टेक लगाते हुए मुझे आखिरी वार्निंग दी। मैं लालच और मजबूरी के इस दलदल में छलांग लगाने को बिल्कुल तैयार था। मुझे आगे पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे मेरी बहन के लिए पैसे दे दीजिए। मैं जबान का पक्का हूँ, जो कहूँगा वो करूँगा। मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूँगा। अगर आपको कोई शिकायत का मौका मिले तो आप मुझे फौरन जान से मार देना। मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे चाहिए। मुझे अपनी बहन की जान बचानी है। मैंने फौरन हाँ कर दी थी। मेरी आंखों में इस वक्त सिर्फ हॉस्पिटल का वो बिस्तर था जहां मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही थी, वो इन पैसों में बिक चुकी थी। मैंने अपना सौदा कर लिया था और मुझे इस पर कोई भी पछतावा नहीं हो रहा था। मैं जानता था कि अगला लम्हा मेरी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर डाल देगा जहां से वापसी नामुमकिन थी, लेकिन बहन के लिए मैं ये सब करने के लिए तैयार था। मैंने गहरा सांस लिया और आने वाले तूफान का सामना करने के लिए खुद को अच्छी तरह तैयार कर लिया। ऑफिस में खामोशी सी छा गई थी और हम दोनों शादी होने का इंतजार करने लगे थे। श्रद्धा यादव ने इंटरकॉम का बटन दबाया और पक्के लहजे में किसी को अंदर आने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में वही बूढ़ा नौकर जिसने मुझे गेट पर रोका था, दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसके चेहरे पर अब भी वही परेशानी थी जो मैंने पहली बार देखी थी। रुपेश, इस लड़के को गेस्ट रूम में ले जाओ और नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाओ।
इसकी ये गंदगी मेरे ऑफिस को और ज़्यादा गंदा कर रही है। इसे बिल्कुल हमारे लायक बना दो। इसे अच्छी तरह तैयार कर दो। शादी का इंतज़ाम होने ही वाला है। श्रद्धा यादव ने नाक पर रुमाल रखते हुए बहुत ही नफ़रत से ऑर्डर दिया। उनकी नज़रों में मेरे लिए कोई इंसानों वाली फीलिंग नहीं थी। जी मैडम, मैं अभी ले जाता हूँ। मैंने कपड़े निकाल कर रख दिए हैं। रुपेश चाचा ने सर झुकाकर बहुत ही इज्जत से कहा और मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। मैं यहाँ तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मुझे पैसे का यकीन नहीं हो जाता। मैं अपना एक भी लम्हा बर्बाद नहीं कर सकता। मेरी बहन वहाँ मर रही है। मैंने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया था। मेरा दिल डर और बेचैनी से धड़क रहा था। श्रद्धा यादव जोर जोर से हंसने लगी और अपनी कुर्सी के पीछे रखी एक भारी लोहे की तिजोरी खोली। उसमें से एक बड़ा सा बैग निकाला और उसे टेबल पर पटक कर खोल दिया। अंदर 5-5 सौ के कई नोटों की गड्डियां सजी हुई थी। ये देख लो अपनी कीमत, ये पूरे 50 लाख रुपए हैं। जाओ जाकर इंसानों वाले हुलिये में आओ, फिर शादी होगी और ये बैग तुम्हारा होगा। उसने बैग बंद करते हुए एक जीत वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने उन पैसों को देखा तो मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। ये कागज के टुकड़े मेरी बहन की जिंदगी थे और मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता था। मैंने रुपेश चाचा के साथ चलने के लिए और कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। हम एक लंबे रास्ते से गुजरने लगे। रास्ते के दोनों तरफ कीमती पेंटिंग्स लगी हुई थी। हर चीज से दौलत की खुशबू आ रही थी, लेकिन मेरे लिए सब कुछ मिट्टी का ढेर था। हम चलते चलते एक बहुत बड़े और शानदार कमरे में पहुंच गए। कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा सोफा था और हर तरफ कीमती चीज तमीज से रखी हुई थी। बेटा, बाथरूम में गर्म पानी और तौलिया मौजूद है। जल्दी से नहा लो और मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। रुपेश चाचा ने नरमी से कहा। उनकी आंखों में मेरे लिए अभी भी तरस मौजूद था, जैसे वो किसी मरते हुए इंसान को देख रहे हैं। चाचा जी, क्या मुझे एक फ़ोन मिल सकता है? मैंने अपनी माँ को फ़ोन करना है, वो बहुत परेशान हो रही होंगी। मुझे बस 1 मिनट बात करनी है। मैंने बहुत ही मिन्नत भरे लहजे में उन्हें देखा। यहाँ के उसूल बहुत सख्त हैं बेटा, लेकिन तुम नहाकर निकलो, मैं अपना मोबाइल तुम्हें दे दूंगा, जल्दी बात कर लेना। उन्होंने दरवाज़ा बंद करते हुए मुझे तसल्ली दी। मैं बाथरूम में गया। वो जगह पूरे घर से भी बड़ी और शानदार थी। फर्श पर इतनी चमक थी कि इंसान फिसल जाए। मैंने शीशे में अपने आप को देखा। मेरे बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर कई दिनों की थकान और धूल जमी हुई थी और आंखों के आसपास काले गड्ढे पड़ चुके थे। गरीबी ने मेरी जवानी को दीमक की तरह चाट लिया था। मैंने गर्म पानी के नीचे खड़े होकर अपने शरीर की सारी गंदगी धो डाली, लेकिन मेरे अंदर जो गम बस चुका था, उसे धोने का कोई भी पानी इस दुनिया में नहीं बना था। पानी की हर बूंद के साथ मुझे अपनी बहन का चेहरा याद आ रहा था और अपनी माँ की चेहरे की झुर्रियाँ याद आ रही थी, जिन्होंने सारी जिंदगी हमारे लिए गुजार दी थी। और अब मेरी बारी थी कि मैं भी माँ को कुछ करके दिखाऊं। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। मैं अपनी बहन के लिए सब कुछ करने को तैयार था। मैंने अभी तक अपनी माँ को नहीं बताया था कि बहन को क्या परेशानी है और ना ही मेरी उनसे बात हुई थी। इसलिए मैंने रुपेश चाचा से बात करने के लिए कहा था। जब मैं बाहर आया तो बेड पर एक सफ़ेद रंग का कीमती सूट रखा हुआ था। मैंने वो कपड़े पहने तो महसूस हुआ जैसे मैंने कुछ कांटे पहन लिए हैं। मैं अब वो अक्षय नहीं लग रहा था जो एक वर्कशॉप पर मेहनत मजदूरी का काम करता था। मैं अब इस हवेली का एक खरीदा हुआ नौकर बन चुका था, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। मेरी मर्जी, मेरी फीलिंग सब उस 50 लाख की रकम के नीचे दब चुके थे। रुपेश चाचा कमरे में आए और मुझे देखकर एक गहरा सांस लेने लगे। कपड़े तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं बेटा। लग ही नहीं रहा कि तुम वही लड़के हो जो बाहर गेट पर धक्के खा रहे थे। रुपेश चाचा ने मेरी बदली हुई हालत देखकर हैरत से कहा। कपड़े बदलने से इंसान की किस्मत नहीं बदल जाती चाचा। ये कपड़े मेरी मजबूरी के कपड़े हैं। आप प्लीज़ मुझे फ़ोन दे दीजिए। मुझे अपनी माँ से बात करनी है। वो बहुत परेशान हो रही होंगी। मैंने उनसे बहुत देर से बात नहीं की। उन्हें नहीं बताया अभी तक कि यहाँ पर क्या कुछ हो चुका है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बहुत ही बेचैनी से कहा। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना सा मोबाइल निकाला और मुझे पकड़ा दिया और मुझसे पूछने लगे कि क्या तुमने अपनी माँ को अपनी बहन की हालत के बारे में नहीं बताया। ये सुनकर मैं थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकता। अगर मैंने उन्हें बताया तो वो शायद जीते जी मर जाएंगी और यहाँ आने की जिद करेंगी और पैसों का चक्कर सुन के तो उनके होश ही उड़ जाएंगे। मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकता। वो पूरी जिंदगी हम सबके लिए परेशान रही हैं, लेकिन अब मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। मैंने उदासी भरे लहजे में कहा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो,
क्या तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है? मैं फिर से थोड़ी देर खामोश हो गया, जैसे बीते हुए कल के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिताजी एक शराबी इंसान थे। उन्होंने मेरी माँ को बहुत परेशान किया। उन्होंने कभी भी मेरी माँ को सुकून नहीं लेने दिया था। मेरी माँ बहुत परेशान रहती थी। वो घर घर में नौकरी करती थी और हमारे घर का चूल्हा जलाती थी, और वो हम सारे बच्चों का ख्याल रखती थी। फिर एक दिन समुद्र के किनारे से हमारे पिताजी की लाश मिली थी। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आया था। लेकिन मेरी माँ घर पर बैठ गई थी। वो अब काम करने नहीं जाती थी। हमारे घर का चूल्हा बंद हो गया था। फिर मैं घर के बड़े होने के नाते नौकरी के लिए निकला। मुझे एक वर्कशॉप पर नौकरी मिली। वहाँ का दुकानदार मुझे बहुत डांटता था, मुझे बहुत बातें सुनाता था और पैसे भी कम देता था। फिर उसके बाद मुझे एक छोले भटूरे वालों के पास नौकरी मिली, जो मुझे रोज़ के 100 रुपये देता था। हमारे घर का चूल्हा जलने लगा था और हमारी ज़िंदगी एक डगर पर आ गई थी। लेकिन फिर मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। मेरी बहन को ये बीमारी हो गई और मैं शहर आ गया। मैंने अपनी माँ को अभी तक नहीं बताया और मैं उन्हें नहीं बताना चाहता। मेरी बात सुनकर रुपेश चाचा को बहुत अफसोस हुआ था। उनकी आंखों में नमी आ गई थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा कि बेटा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बहन भी ठीक हो जाएगी। ऊपर वाला सब कुछ अच्छा करेगा। मैंने कांपते हाथों से अपने मोहल्ले के उस दुकानदार का नंबर मिलाया जिसके पास साहिल काम करता था। घंटी बजती रही और फिर कुछ देर बाद कॉल उठा ली गई। हेलो, कौन बात कर रहा है? साहिल की रोती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल कटकर रह गया था। साहिल, मैं अक्षय बात कर रहा हूँ। मेरी जान, तुम रो क्यों रहे हो? माँ कैसी है? क्या हुआ है वहाँ पर? मैंने बहुत घबराहट से पूछा। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। भाई, आप कहाँ चले गए? माँ आपको बहुत याद करती है, वो रोती रहती है। और ये बताइए कि दिशा दीदी की तबीयत कैसी है? आपने तो उन्हें बिल्कुल बताया ही नहीं। माँ बहुत परेशान है। आपको एक बार तो फ़ोन कर लेना चाहिए था। साहिल हिचकियाँ लेते हुए बोल रहा था। उसके रोने की आवाज़ ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। गरीबों की बेबसी का ये सबसे भयानक रूप था। तुम बस माँ के पास रहो और उनका ख्याल रखो। दिशा दीदी बिल्कुल ठीक होने वाली है। मैं बस कुछ ही दिन में वापस आ जाऊंगा। उनका इलाज चल रहा है। वो बिल्कुल ठीक है। माँ से कहना कि उन्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। अब तुम बिल्कुल भी मत रोना। अपनी माँ का ख्याल रखो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं ना। मैंने अपनी आवाज़ को मजबूत बनाते हुए उसे हर तरह से तसल्ली दी थी। सच में भाई, आप सब कुछ ठीक कर देंगे? आप सच कह रहे हैं या फिर मेरा दिल रख रहे हैं? उसकी आवाज़ में एकदम उम्मीद की किरण जाग उठी। वो मेरी बात पर यकीन करना चाहता था। हाँ मेरे बच्चे, बस तुम माँ का ख्याल रखो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मैंने जल्दी से कॉल काट दिया और मोबाइल रुपेश चाचा के हवाले कर दिया। मेरी आंखों से 2 आंसू टूटकर मेरे गालों पर गिर पड़े थे। मैंने फौरन अपने हाथ से उन्हें साफ कर लिया ताकि कोई मेरी कमजोरी न देख सके। ऊपर वाला तुम्हारी बहन को लंबी जिंदगी दे बेटा। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारी बहन भी, और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। तुम जल्दी से अपनी बहन का इलाज करवा लेना। ऊपर वाला उसे जल्दी ही ठीक कर देगा। अब चलो, मैडम बुला रही हैं। शादी का वक्त हो गया है। रुपेश चाचा ने मेरा कंधा थपथपाते हुए मुझे हिम्मत दिलाई। मैं कमरे से बाहर निकला। मेरे कदमों में एक अजीब सी तेजी थी। मुझे अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही थी। मुझे जल्द से जल्द ये शादी खत्म करनी थी और वो बैग लेकर हॉस्पिटल पहुंचना था। हम वापस उसी हॉल में आ गए जहां मैं पहले खड़ा था। अब वहां का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। हॉल के बीच में एक बड़ी टेबल रखी थी जिस पर सफ़ेद रंग की रेशमी चादर बिछी हुई थी। सोफे पर कुछ अजनबी लोग बैठे थे जो शायद मेहमान थे। श्रद्धा यादव टेबल की एक तरफ बैठी थी। उनके चेहरे पर वही घमंड छाया हुआ था। उन्होंने मुझे आते देखा तो उनकी आंखों में एक चालाक चमक उभर आई। आओ दूल्हे राजा, अब तुम इंसानों की तरह लग रहे हो। बैठो यहाँ मेरे सामने। उन्होंने मुझे अपने सामने खाली वाली कुर्सी की तरफ हाथ से इशारा किया। मैं खामोशी से उस कुर्सी पर बैठ गया। मेरे सामने वही काला बैग रखा था जिसमें मेरी बहन की जिंदगी कैद थी। मैंने उस बैग को एक नज़र देखा और फिर श्रद्धा यादव की तरफ ध्यान देने लगा। वो कुछ कागजात जिसमें लिखा हुआ है, अगर तुमने मेरी बेटी को छोड़ दिया तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। तुम कभी भी मेरी बेटी को नहीं छोड़ सकते। अगर तुमने आज उससे शादी कर ली तो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएगी। अब तुम उसे कभी भी नहीं छोड़ोगे। इस कागज पर साइन करो, सब कुछ तैयार है।
श्रद्धा यादव ने टेबल पर रखे कुछ कागज मेरी तरफ सरकाते हुए पक्के अंदाज में कहा। मैंने उन कागज पर एक तरफ नजर डाली और उस पर एक लड़की का नाम लिखा था जिसे मैं जानता तक नहीं था। मुझे ये भी परवाह नहीं थी कि उसका नाम क्या है, वो कैसी दिखती है या उसकी उम्र क्या है। मेरे लिए वो लड़की सिर्फ एक रास्ता थी उन पैसों तक पहुंचने का। एक बार फिर गौर से सुन लो अक्षय, शादी के बाद तुम ये बैग लेकर जाओगे, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद तुम इस हवेली के दरवाजे पर खड़े होगे। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। श्रद्धा यादव ने मेरी आंखों में झांकते हुए सख्त लहजे में मुझे धमकी दी। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन धोखेबाज नहीं हूँ। मैं अपनी बहन की फीस भरकर और उसे दवाई देकर सीधा यहाँ पर आऊँगा। मेरी जिंदगी अब आपकी बन चुकी है। मैंने पूरी सच्चाई और यकीन के साथ उन्हें जवाब दिया। मैं भागकर भी कहाँ जाता, मेरा सब इसी शहर में था और मुझे अपनी बहन की जान भी प्यारी थी। तुम्हारे ये जवाब मुझे पसंद आए, लेकिन याद रखना, हवेली के अंदर कदम रखने के बाद तुम्हारा बाहर की दुनिया से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। तुम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकोगे। उन्होंने मुझे और डराने की कोशिश की ताकि मैं किसी भी तरह की कोई लड़ाई न कर सकूं। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप शादी शुरू करिए। मेरा वक्त बहुत कीमती है। मैंने बहुत बेचैनी से कहा। मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है और अस्पताल में मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। और उसी वक्त दरवाज़ा खुला और सब लोग अंदर आए। सब लोगों ने आते ही इज्जत से श्रद्धा यादव को नमस्ते किया। आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। सब कुछ तैयार है, बस शादी करा दीजिए। श्रद्धा यादव ने खड़े होकर उन सब लोगों का वेलकम किया और उन्हें पास में ही बैठाया। सब लोगों ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर मेरे सामने रखे कागजों पर उनकी नज़र जाने लगी। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैं अपने हाथों की लकीरों को देख रहा था जो आज बदलने वाली थी। मेरी किस्मत किसी और के हाथ में जा रही थी। मुझे अपनी जरा परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे ये डर जरूर था कि कहीं ये मैडम आखिरी वक्त पर मुझे कोई धोखा न दे जाए। क्या हम शादी शुरू करें? लड़की को भी मेरे पास लाकर बैठा दिया गया था, लेकिन मैंने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा था। मैंने इतना भी नहीं देखा था कि उसने किस कलर का जोड़ा पहन रखा है। मैंने उसको आता हुआ भी नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था कि वो कैसी दिखती थी, कितनी उम्र की थी, कितनी लंबी थी। मुझे सिर्फ अपनी बहन की फिक्र थी। श्रद्धा यादव ने एक नज़र मेरे ऊपर डाली। मैंने दिल में ऊपर वाले का नाम लिया और खुद को आने वाले वक्त के हवाले कर दिया। मैं जानता था कि शादी होते ही मेरी आज़ादी हमेशा के लिए छिन जाएगी। मैं एक ऐसी जेल में कैद होने जा रहा था जिसकी चाबियां उस घमंडी औरत के पास थी, लेकिन मेरे दिमाग के पर्दे पर सिर्फ मेरी बहन का चेहरा और माँ की तकलीफ में डूबी हुई आवाज़ घूम रही थी। मेरे लिए दुनिया का कोई भी सौदा इससे ज़्यादा सस्ता नहीं हो सकता था। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ इंसान को अपने उसूल, अपनी मर्जी और अपना घमंड सब कुछ तोड़ना पड़ता है। मेरे लिए वो मोड़ आ चुका था। मैं पीछे हटने का सोच भी नहीं सकता था। बस अब मुझे इस आखिरी पड़ाव से गुजरना था और वो बैग हासिल करना था। मेरा सारा ध्यान उस काले बैग पर था जिसमें मेरी बहन की ज़िंदगी कैद थी। मैंने डर के मारे शादी कर ली थी। थोड़ी देर के बाद मेरी शादी हो चुकी थी, जिसे मैं जानता तक नहीं था, और ये पता भी नहीं था कि 50 लाख रुपए इनाम देकर शादी के पीछे क्या वजह है। शादी हो चुकी थी। श्रद्धा यादव ने काला बैग मेरी तरफ धकेला। ये लो तुम्हारी कीमत, अब तुम इस हवेली के और मेरी बेटी के हो चुके हो। श्रद्धा मैडम ने चेहरे पर घमंड सजाते हुए कहा था। मैंने बैग को मजबूती से थाम लिया। मैं अभी वापस आ जाऊंगा। इस वक्त इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरी बहन हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है। मैंने बहुत उदासी से कहा। मेरा दिल अस्पताल पहुंचने के लिए बेचैन था। वो अमीर औरत मेरी शक्ल की तरफ देखने लगी और बोली कि ठीक है, जाओ तुम, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद तुमने वापस आ जाना है। अब तुम इसी हवेली में रहोगे और मेरी मर्जी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारोगे। मैंने बैग उठाया और हवेली के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मैंने एक रिक्शा लिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। वार्ड के बाहर मेरा एक दोस्त खड़ा था जिसे मैं अपनी बहन के पास छोड़कर गया था। उसने कहा कि तुम कहाँ चले गए थे? डॉक्टर कह रहे हैं कि वक्त कम हो रहा है। राहुल, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। अब मेरी बहन को कुछ नहीं होगा। मैं सीधा काउंटर की तरफ भागा। ये लीजिए पैसे पूरे। मेरी बहन का इलाज फौरन शुरू कर दीजिए। मैंने बैग खोलकर नोटों की गड्डियाँ काउंटर पर ढेर कर दी। उनकी आंखों में हैरत आ गई थी। डॉक्टर साहब जल्दी करिए, मैंने फीस जमा कर दी है, मेरी बहन को बचा लीजिए। मैंने वार्ड में आते ही डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहा था। तुमने सच में इतनी जल्दी कमाल कर दिया लड़के। हम अभी इलाज शुरू करते हैं,
तुम बाहर इंतज़ार करो। डॉक्टर ने फ़ौरन नर्स को बुलाना शुरू कर दिया। मैंने बहन के इलाज के लिए पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा दिए। मेरी बहन का इलाज शुरू हो चुका था। मुझे मजबूरी में वापस जाना पड़ा। मैंने राहुल से कहा कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मेरा दिल वहीं अस्पताल में था, लेकिन मेरा शरीर उस हवेली का नौकर बन चुका था। रात के पिछले पहर में हवेली के गेट पर दोबारा खड़ा था। गार्ड ने दरवाज़ा खोला और अंदर रुपेश चाचा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आओ बेटा, अब यह हवेली ही तुम्हारी किस्मत है। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलता हूँ, रुपेश चाचा ने अफसोस से कहा और मुझे साथ लेकर चल पड़े। मुझे हवेली के एक बहुत बड़े कमरे में भेज दिया गया और मुझे बताया गया कि इसी कमरे में मेरी दुल्हन है। मैंने भारी लकड़ी का दरवाज़ा धकेला और अंदर चला गया। कमरे की सजावट किसी बादशाह के महल के जैसी थी। लाल गुलाबों की पत्तियों की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। वहां पर एक लड़की दुल्हन के कपड़ों में बेड पर बैठी थी और बड़ा सा घूंघट निकाला हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ बेड के पास जाकर रुका। मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैंने उसका घूंघट ऊपर उठाया तो देखकर मैं हैरान रह गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं अचानक सर गिराता चला गया और मैं ऊपर वाले का शुक्र करने लगा। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और मासूमियत उसकी झुकी हुई आंखों में झलक रही थी। लोग तो कह रहे थे कि ज़रूर इस अमीर औरत की बेटी में कोई खराबी होगी, कोई बुराई होगी, लेकिन वो तो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अगले ही लम्हे जैसे ही मैंने अपना सर उठाया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा सारा शरीर सुन्न हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि वो चल फिर नहीं सकती। वो लाचार थी। बेड के बिल्कुल साथ ही एक व्हीलचेयर रखी हुई थी और उसकी दोनों टांगें बिल्कुल बेजान थी। मेरे दिमाग में श्रद्धा यादव की बातें गूंजने लगी थी। 50 लाख का इनाम इस लाचारी की कीमत थी। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी तरफ देखते हुए बोली थी, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना। उसके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती देखते हुए न जाने क्यों मुझे उस लाचार लड़की पर बहुत ज़्यादा प्यार आया था। मैंने सारी ज़िंदगी गरीबी की ठोकर खाई थी, लेकिन इस लड़की ने दौलत के ढेर पर बैठकर लाचारी की परेशानी सही थी। मैंने तुम्हें मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? मेरी तुमसे श... मैंने तुमसे शादी की है और मैं तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगा। मैंने उसके पास बैठते हुए बहुत नरमी से जवाब दिया। हाँ, मैंने शादी लालच में की थी, पैसों की खातिर की थी, लेकिन सच में मुझे उस लड़की से न सिर्फ हमदर्दी थी, बल्कि न जाने क्यों एक अजीब से अपनेपन का एहसास हो रहा था। उसकी टांगें बिल्कुल बेजान थी। तो वो बोली, जब मेरी माँ ने आपसे मेरी परेशानी छुपाई, लेकिन मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती। एक हादसे की वजह से बचपन से मैं लाचार हो गई थी। उसने सिसकियाँ लेते हुए अपने दिल का बोझ हल्का करना शुरू किया। इसलिए तो मेरी माँ चाहती थी कि मेरी किसी अच्छे और हमदर्द लड़के से शादी हो। यहाँ बहुत लड़के आए, मेरी माँ ने उन्हें बहुत जज किया और सिर्फ उन्हें लालची देखकर वापस भेज दिया, लेकिन तुम पर भरोसा किया। उसकी बातों ने मेरे अंदर की लालच को हमेशा के लिए मार दिया था। मुझे श्रद्धा यादव का वो सख्त रवैया अब एक माँ की मजबूरी लग रहा था, जो अपनी लाचार बेटी के लिए एक सच्चा इंसान ढूंढ रही थी। मेरी माँ ने दौलत कमाई, लेकिन मेरी टांगें नहीं खरीद सकी। वो हर रात मेरे दुख में रोती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी दौलत ने मुझे अकेला कर दिया। उसने अपने आंसू साफ करते हुए मुझे अपनी माँ के छुपे दर्द के बारे में बताया। दौलत इंसान को सुकून नहीं देती, सुकून तो इंसान के दिल में होता है, और मुझे तुम्हारे साथ सुकून महसूस हो रहा है। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर उसे यकीन दिलाया। क्या सच में तुम मेरा साथ पूरी जिंदगी दोगे? लोग तुम्हें ताना देंगे कि तुमने पैसों के लिए एक लाचार लड़की से शादी की है। उसने शक और डर से मेरी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मेरा दिल अजीब सी हालत में था। मैं धीरे से बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। वो हैरान होकर मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में एक नई और सच्ची उम्मीद जाग गई थी, जो शायद उसने सालों पहले कहीं खो दी थी। हम दोनों ही इस दुनिया के ठुकराए हुए लोग थे। मुझे गरीबी ने तोड़ा था और इस लड़की को लाचारी ने। हम दोनों एक दूसरे के जख्मों का मरहम बन सकते थे। रात भर हम बातें करते रहे। मैंने उसे अपने घर के हालात, अपनी माँ और अपनी बहन की बीमारी के बारे में बताया। उसने मुझे अपने बचपन के इस हादसे के बारे में बताया, जिसने उसकी दोनों टांगें छीन ली थी। सुबह हुई तो हमारे बीच कोई दूरी नहीं रही थी। अगले दिन से मेरी जिंदगी का एक नया और खूबसूरत सफ़र शुरू हो गया था। बहन का इलाज हो रहा था। मैं हर रोज़ हॉस्पिटल जाता। डॉक्टर हर बार मुझे मेरी बहन के बारे में अच्छी खबर देते थे। मैं सारा दिन हॉस्पिटल में अपनी बहन की देखभाल करता, अपने बहन भाइयों के लिए स्कूल भेजने का बंदोबस्त करता और घर के रुके हुए कामों को सीधा करता। लेकिन शाम के वक्त पत्नी के पास आ जाता। मैं उसकी व्हीलचेयर धकेलता, उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाता।
हवेली का बाग बहुत खूबसूरत और बड़ा था और हम घंटों वहां पर गुजारते थे। अक्षय, आज मुझे वो फूल तोड़कर दीजिए जो इस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर है। वो बच्चों की तरह जिद करते हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती। अभिलाया, मेरी परी, आप बस हुक्म करिए। मैं खुशी से वो फूल तोड़कर उसके बालों में सजा देता। पहली बार उसकी जिंदगी में कोई उसे बोझ नहीं समझ रहा था और पहली बार मुझे भी यह एहसास हुआ था कि इंसान की खूबसूरती शरीर में नहीं बल्कि दिल में होती है। उसका दिल इतना साफ और मोहब्बत करने वाला था कि मुझे उसकी लाचारी महसूस ही नहीं हुई। वो मेरी हर बात को समझती, मैं उसके हर दुख को महसूस करता। मैडम भी इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो पूरी तरह बदल चुकी थी। अक्षय, तुमने मेरी बेटी को वो खुशी दी है जो मेरी सारी दौलत नहीं दे सकी। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। एक दिन श्रद्धा यादव ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर बहुत ही इमोशनल अंदाज में कहा, एहसान तो आपका है मैडम, आपके पैसों ने मेरी बहन की जान बचाई है और मुझे दुनिया की सबसे अच्छी जीवन साथी दी है। मैंने उनके सामने सर झुकाकर इज्जत से जवाब दिया। मेरी बहन का इलाज हो चुका था, वो बिल्कुल सेहतमंद होकर घर जा चुकी थी। घर में खुशियों का डेरा था। बहन भाइयों के चेहरे पर रौनक लौट आई थी। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। अब मेरा दूसरा फर्ज मेरी पत्नी थी, जिसकी खुशी मेरी जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। सिर्फ उसके पैसों से नहीं, बल्कि वो एक अमीर बाप माँ की इकलौती बेटी थी और उस अमीर औरत ने मरने से पहले सब कुछ मेरे नाम करवा दिया। श्रद्धा यादव को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद हवेली और सारे कारोबार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैंने वो सारी दौलत ईमानदारी से संभाली और गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी और मैंने भी अपनी पत्नी को अपना असली जीवन साथी समझकर हमेशा अपने साथ रखा। मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब हम दोनों ही एक दूसरे का पूरा सहारा बन चुके थे। मैं उसकी टांगे बन गया था और वो मेरा दिमाग। हम मिलकर बिजनेस चलाते और जिंदगी के हर फैसले में एक दूसरे की राय लेते थे। सिर्फ दौलत के लालच में नहीं, बल्कि मुझे उससे मोहब्बत थी। दुनिया लाचारी को कमजोरी समझ लेती है, लेकिन असली कमजोरी इंसान के दिल में होती है। जिसका दिल मरा हुआ हो, वो चलते फिरते भी लाचार होता है। इंसान के शरीर की कमियां तो छूट जाती हैं, लेकिन दिल की कमियां कभी नहीं छूटती। मैंने उस लड़की के दिल से मोहब्बत की थी जो हर तरीके से धुला हुआ था। जो इंसान दिल से किसी का साथ दे, ऊपर वाला उसकी जिंदगी बदल देता है। ऐसे ही मेरी जिंदगी बदली थी। मैं जो एक वर्कशॉप पर एक छोटा सा मजदूर था, आज शहर का एक अमीर इंसान बन चुका था। लेकिन मेरे दिल में आज भी वही गरीब अक्षय जिंदा था, जिसे दूसरों का दर्द महसूस होता था। आज मेरे भाई बहन माँ सब अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और मैं भी अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। शायद किस्मत में ऐसे ही सब कुछ लिखा था। गरीबी की अंधेरी रात से लेकर मोहब्बत और सुकून की सुबह तक का सफ़र बहुत कठिन था, लेकिन सच्चे दिल और नियत ने इस सफ़र में मुझे हमेशा के लिए कामयाब कर दिया था। मेरी कहानी इस बात का सबूत है कि जब इंसान अपनी नियत साफ करता है, तो ऊपर वाला उसके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। मजबूरी इंसान को गलत रास्ते पर धकेल सकती है, लेकिन अगर इरादा नेक हो, तो वही रास्ता इंसान की तकदीर बदलने का रास्ता बन जाता है। मैं और मेरी पत्नी आज एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें ना तो मेरी गरीबी का कोई साया है और ना ही उसकी लाचारी का कोई एहसास। हम दोनों बस एक दूसरे के लिए बने थे और यही हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत अंजाम है। हमने जिंदगी की हर परेशानी को मोहब्बत की मिठास में बदल दिया था और यही सच्ची कामयाबी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।